वेलकम टू एवरीवन। माय नेम इज सीएमएस सरफराज अहमद। हमने लास्ट क्लास में कमीशन तक एडजस्टमेंट कर लिए थे। अब हमारा नेक्स्ट आगे का है ड्राइंग्स फॉर गुड्स बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। यानी कि जब गुड्स या फिर कैश जो प्रोप्राइटर है वो अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता है, तो उस केस में हमें जो एंट्रीज करनी होती है एडजस्टमेंट एंट्री, उसको हम कैसे करेंगे। when the proprietor takes away some goods from the business for his personal use, it should be treated as a drawings। यानी कि जब वो गुड्स को अपने पर्सनल यूज के निकाल लेता है तो उसको हम ड्राइंग्स की तरह ट्रीट करते हैं। entered in the personal account and the adjustment entry drawings or capital account debit to purchase account। यानी कि ड्राइंग्स अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और या फिर इसकी जगह हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू परचेजेस। तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो कैपिटल होता है वो इतने अमाउंट से कम हो जाता है। एज द गुड्स आर रिकॉर्डेड एट ए कॉस्ट प्राइस, उस केस में हम क्या करेंगे कि जो गुड्स होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, एंड द अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द परचेजेस इन द ट्रेडिंग अकाउंट एंड इट इज also added in the drawings account or deducted from capital in the balance sheet liability side। फिर हमारा नेक्स्ट है गुड्स ऑन सेल ऑन अप्रूवल। यानी कि कभी कभी क्या होता है, हम जो गुड्स है ना वो बेच देते हैं अप्रूवल बेसिस, मतलब कस्टमर को हम डिलीवर कर देते हैं, वो बाद में उसको चेक करके बताता है कि हाँ ये हमें लेना है या नहीं। तो उस केस में क्या होता है, when the goods are sold subject to approval of customer and it is the possibility that such goods are not approved। ये पॉसिबिलिटी लगाई जाती है कि जो गुड्स है ना वो अप्रूव नहीं होंगे या फिर रिटर्न हो जाएगा। तो इस केस में जो होगा, जो गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस आर लाइंग विद द कस्टमर एट द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बट नॉट येट रिटर्न, these should be treated as a stock lying with the customer। हम ये ट्रेड कर लेते हैं, यानी कि जो गुड्स है वो कस्टमर के पास एज ए स्टॉक के तौर पे पड़ा हुआ है। फॉलोइंग एंट्रीज विल बी पास। फर्स्ट एंट्री जो हमारा सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, दिस एंट्री इज सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स। और जो अगली जो एंट्री हम इसके साथ करेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, दिस एंट्री इज कॉस्ट प्राइस। ये हमारा सेलिंग प्राइस पे एंट्री होगा, मतलब यानी कि हमने कितने में उसको सेल कर दिया हुआ है, और ये एंट्री जो होगा वो हमारी कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस के हिसाब से हमारा ये स्टॉक में आ जाएगा। हाउ इट इज शोन इन द फाइनेंशियल अकाउंट, इसको फाइनेंशियल अकाउंट में कैसे दिखाएंगे। इन द ट्रेडिंग अकाउंट इट इज द डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स एट प्राइस एंड इट इज एडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक एट ए कॉस्ट प्राइस। मतलब ये यहाँ पे बता रखा है, जो डिडक्ट हम कर देंगे सेल्स में से उस अमाउंट को एट ए सेल्स प्राइस पे, और वही जो अमाउंट होगा यानी कि सेल्स प्राइस जो होता है हमारा वो होता है कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। तो सेल में जो है उसमें तो ये हम सेल प्राइस से डिडक्ट कर देंगे, जो क्लोजिंग स्टॉक में है उसको हम कॉस्ट से कॉस्ट पे हम ऐड कर देंगे। इन द बैलेंस शीट इट इज डिडक्टेड फ्रॉम डेटर एट ए सेल्स प्राइस एडेड इन क्लोजिंग स्टॉक एट ए कॉस्ट प्राइस। अभी हमें बता रखा है नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, मेक द फॉलोइंग एंड एडजस्टमेंट एज ऑन 31 मार्च 2015। फर्स्ट हमारा देखा स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2015 वाज 12,000। तो स्टॉक जो हमारा है स्टॉक के तौर पे पड़ा हुआ है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 12,000 से। फिर जो हमारा नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन 10% ऑफ फर्नीचर 4,500 एंड मशीनरी वैल्यूड 50,000, उस पर हम 10% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो इस पे से एक जीरो कम हो जाएगा, यहाँ से भी एक जीरो कम हो जाएगा, यानी कि 5,000। इन दोनों को मिलाकर ये हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू मशीनरी। नेक्स्ट है हमारा
इंटरेस्ट एक्रूड ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट यानी कि एक्रूड हो गया बट वो अभी रिसीव नहीं हुआ है, तो जो हमें इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट हमारा इनकम का पार्ट होता है तो वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और अभी रिसीव नहीं होगा, रिसीव हो जाता तो कैश कर देते, लेकिन बट यहाँ पे रिसीव नहीं हो तो एक्रूड इनकम आ जाएगा, और ये हमारा असेट्स में दिखेगा और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में। नेक्स्ट हमारा बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट टू 450, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। फिर नेक्स्ट आपका अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस एज ऑन दिस, मतलब यानी कि हमने इंश्योरेंस का जो पैसा हुआ एडवांस पे दे दिया जो कि अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, तो उसका अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट या फिर प्रीपेड एक्रूड प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। तो इस केस में हमारा क्या हो रहा है, ये जो पैसा है 290, ये हमारा जो टोटल इंश्योरेंस अमाउंट होगा उसमें से ये माइनस कर देंगे, और ये जो अमाउंट है इसको हम असेट साइड में दिखाएंगे। मतलब जो पीएनएल जब हम बनाते हैं तो उसमें हमें इंश्योरेंस नाम से दिया होगा, मान लो जैसे कि यानी कि पूरे साल का हमने जो खर्चा किया था वो इतना था, और जिसमें से प्रीपेड जो है वो हमारा इतना हो गया हुआ है 290, तो ये माइनस करने के बाद हम यहाँ पे शो करेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग, वो भी कितना है 600। अब सैलरी क्या होता है, एक्सपेंस होता है तो वो तो हमें पे करना होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, अगर पे करते तो कैश आ जाता, अगर पे करते तो कैश आ, लेकिन यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है तो इसको आउटस्टैंडिंग ना कर यहाँ पे आ जाएगा हमारा सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो उस केस में ये हमारा तो एक्सपेंस तो है ही इस साल का, तो ये तो हमारा पेनल में जाएगा ही डेबिट साइड में, और जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है ये हमारा लायबिलिटी में आ जाएगा करंट एसेट के अंदर। अब बता रहा है मेक अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एंड क्रेडिटर, डेटर पे बोला गया हुआ है 2.5 और क्रेडिटर पे भी 2.5 ही बोला गया, एंड द डेटर एंड क्रेडिटर एट द एंड ऑफ वाज दिस, तो इसका 35,000 का हमें 2.5% निकाल रहे हैं, और 24,000 का भी आपका 2.5% निकालना है। तो इन दोनों की एंट्रीज को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमारा है डेटर के लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट, ये आ गया हमारा 875, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस का पार्ट है तो इसलिए हमारा पेनल यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे जो क्रेडिटर से हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है इस वाले में हम अलाउ कर रहे हैं, जब अलाउ कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस हो जाता है, और यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं तो ये आपका इनकम हो जाएगा। फिर आप हमारा आता है नेक्स्ट एडजस्टमेंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन एज ए फ्री सैंपल, जो गुड्स है हमने किसी को बेचा नहीं है, वो फ्री सैंपल में एज एडवर्टीजमेंट के तौर पे यूज करते हैं, उसके से हम एंट्री क्या पास करते हैं, when goods in order to promote sale of goods and free sample of the goods are distributed to potential customer, the cost of free sample is chargeable to advertisement account. This will also reduce the stock of finished goods in the final account. It is recorded as follows: in the trading account, cost of free sample is deducted from purchase account. जो ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमारा कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल इज डिडक्टेड फ्रॉम परचेज अकाउंट, इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट इज शोन एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑन द डेबिट साइड, ये हमारा डेबिट साइड है। अब इस केस में जो हम एंट्री जो रिकॉर्ड करेंगे वो किस एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, एडवर्टाइजमेंट जो हमारा एक्सपेंस का पार्ट हो जाता है, और यहाँ पे हम स्टॉक बेच नहीं रहे हैं, यहाँ अगर बेचते तो यानी कि सेल आ जाता, तो हम यहाँ पे परचेज को क्या कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं, यानी कि परचेज में से सीधे ये कम हो जाएगा। अब आता है आपका लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर या फिर थेफ्ट, जो भी हमारे गुड्स है वो
लॉस हो गए हैं किसके द्वारा, या तो फायर या फिर थेफ्ट में चोरी कर लिया गया। व्हेन द सम ऑफ द गुड्स आर लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट एटसेट्रा, इट इज ट्रीटेड एज एबनॉर्मल लॉस। इसको हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, एबनॉर्मल लॉस। एंड सच एबनॉर्मल लॉस इज रिकॉर्डेड बाय द फॉलोइंग एंट्रीज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसमें बता रखा है इट इज रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड प्रॉफिट एंड लॉस टू द डेबिट साइड। when the goods when the stock is insured, if the stock lost in insured and the loss is fully or partly met by the insurance company, for example जो हमारा लॉस हुआ है वो 35,000 का हुआ है, जो कि है ना रिकवरेबल है फुल्ली इंश्योरेंस कंपनी से, तो उस केस में जो जनरल एंट्री हम पास आउट करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, उस केस में हमारा ये आ जाएगा 35,000। It is as shown in the credit side of the trading account and on the asset side of the balance sheet as insurance claim. If loss of stock is partly accepted by insurance company and the journal entry will be support out of loss of 35,000 claim is एक्सेप्टेबल फॉर ओनली 25,000, तो उस केस में हम एंट्री क्या पास आउट करेंगे, तो जो हमें जो इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हुआ है वो अमाउंट तो हम डाल देंगे और बाकी का जो अमाउंट है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। यानी कि 35,000 का हमारा टोटल लॉस हुआ था, तो हमारा जो स्टॉक है वो इतने से कम हो जाएगा, और जो इंश्योरेंस अकाउंट जो है, जो हमें पैसा रिसीव हुआ था 25,000, और जो ये PNL है वो 10,000, ये हमारा लॉस हो जाएगा, ये इंश्योरेंस का पैसा ये हमें रिसीव हो गया। तो इन द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड इट विल बी शोन इन द वैल्यू ऑफ द स्टॉक, यानी कि वैल्यू ऑफ द स्टॉक्स में से दिखा देंगे इसको। इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, दैट पार्ट ऑफ द लॉस इज नॉट इंश्योर्ड, जो कि and the part of the claim which is accepted by the insurance company, it is shown on the asset side of the balance शीट, ये हमारा बैलेंस शीट में दिख जाएगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ में भी। व्हेन एन इंडिविजुअल और फर्म डिपॉजिट एनी अमाउंट या एनी मनी इनटू अ बैंक और विड्रॉ मनी बाय इशूइंग चेक फ्रॉम अ बैंक, it records the transaction in the debit side of the bank column of cash book for such deposit and credit sides of the bank column cash book such as withdrawal। कहने का मतलब यही है, ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है। अब मान लो ये हमारा कैश बुक है, तो जो भी हम डिपॉजिट्स करते हैं उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे, और जो भी हम विड्रॉ करते हैं उसको हम क्रेडिट साइड करेंगे। Other hand, the bank also record such transaction in the books, that is credit of such account of deposit and debit such account of any withdrawal। अब ये जो है, ये जैसे एक फर्म कर रही है, यानी कि कंपनी कर रही है, ये कौन कर रही है, एक कंपनी काम करती है, मतलब यानी कि जो भी उसका डिपॉजिट करेगी तो वो अपना डेबिट साइड में लिखेगी, और जो कंपनी और कुछ भी अमाउंट विड्रॉ करती है तो उसको वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करती है। लेकिन जो बैंक है उसी का उल्टा करता है। तो अब ज़्यादातर देखते होंगे कि हमेशा है ना, लोग बोलते हैं कि मेरे बैंक में क्रेडिट इतना शो हो रहा है, मतलब यानी उसका पैसा इतना जमा है। क्रेडिट और डेबिट, यहाँ पे आपका बैंक के स्टेटमेंट जो होता है वो आप पे बैलेंस दिखाता रहता है। तो जो आपने डिपॉजिट करा हुआ है वो अमाउंट आपको एक क्रेडिट कॉलम में शो होगा, जो आपने विड्रॉ करा हुआ है कंपनी वो आपको डेबिट शो
डेबिट साइड में शो होगा, वो भी आपके पासबुक में। किसमें? पासबुक, जो हमें बैंक इशू करके देता है। तो ये पासबुक पे जो एंट्री करती है वो बैंक करती है। कैश बुक के अंदर जो एंट्री है वो कंपनी में जो अकाउंटेंट होते हैं वो एंट्री करते हैं। यहाँ तक तो ये बेसिक कंसेप्ट था इसका। अभी बता रखा, द बैंक इशू अ बुक to the account holder after the recording of such transactions, and the book which is prepared by the bank for an account holder is known as passbook। जैसे कि मैंने बता दिया था, यहाँ पे ये पासबुक कहलाता है। इन केस ऑफ करंट अकाउंट द बैंक इशू स्टेटमेंट, करंट अकाउंट के केस में वो बैंक स्टेटमेंट देती है, नॉट ए पासबुक। यानी कि जो आपका सेविंग अकाउंट जो होता है सेविंग बैंक, उस केस में आपको पासबुक इशू कर देती है। लेकिन अगर कोई कंपनी है तो वो उसको तो करंट अकाउंट ही खुलवाना पड़ता है। जो प्रोप्राइटर होते हैं वो उनका चल जाता है उससे, सेविंग अकाउंट से। लेकिन कंपनी के केस में हमेशा हमें करंट अकाउंट खुलवाना मैंडेटरी होता है। अभी बता रखा है, एज ए स्पेसिफाइड ऑफ मीनिंग द पासबुक इज प्रिपेयर्ड होगा। यहाँ पे बता रखा है आपको कि पासबुक किस हिसाब से होता है। ये सेविंग अकाउंट का आपको दे ही भी रखा है यहाँ पे फॉर्मेट। ये आपका यहाँ पे दे रखा है अकाउंट नंबर, नेम जो भी मैथ्यू, यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, चेक नंबर, विड्रॉल, डिपॉजिट, बैलेंस। तो ये है पासबुक, यानी कि जो बैंक इशू करती है। और हमारा जो स्टेटमेंट एक्चुअल जो दिखता है वो इस हिसाब से, यानी कि डिपॉजिट्स जो है वो 14,078 है। अब यहाँ पे जैसे विड्रॉ हुआ, विड्रॉ का मतलब यहाँ पर जो बैंक जो है विड्रॉ में वो डेबिट करती है, और डिपॉजिट्स में को है वो क्रेडिट में डालती है। तो ये एक तरह से हमारा उल्टा चलता है। और 11,000 यहाँ पे क्या होगा, डेबिट मीन्स यानी कि विड्रॉ हो गया, तो वहाँ पे देखिए कम हो चुका है। फिर ऐसे ही आपका ये 1,000 और ऐड हुआ, पहले इतना था ये 578, अभी हो गया 1,578। फिर से ये डेबिट तो माइनस हो जाएगा क्रेडिट में, यानी कि ऐड हो जाएगा। ये बैंक के बेस पे। लेकिन जो कंपनी है उसका ये जस्ट उल्टा, मतलब यानी कि अगर वो डेबिट हो रहा है तो बढ़ेगा और क्रेडिट होगा तो वो घटेगा। अब इसी में मिसमैच होता है। Definition: a statement which is prepared to reconcile cause of difference between the bank balance as per the cash book and bank balance as per the passbook is known as bank reconciliation statement। यानी कि जो जो हमें डिफरेंसेस दिखते हैं उस चीज को हमें आइडेंटिफाई करके फिर उसको रिकॉर्ड करने को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ फीचर बता रखे हैं। ये एक स्टेटमेंट होता है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ अकाउंट्स। ये प्रोसेस ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं होता। इट इज प्रिपेयर टू रिकंसाइल मीन्स क्रॉस चेकिंग करने के लिए, बिकॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक एंड bank balance as per the passbook. It can be prepared at any time during the financial year and when it is required। जब इसकी जरूरत होती है तभी इसको बनाया जाता है, ऐसे नॉर्मली इसकी ज्यादा मैंडेटरी है। Since it is prepared on a particular date and it is written a bank reconciliation statement as at on, it is necessary for a beginner to understand the mechanism how to prepare a bank reconciliation statement. The first milestone on this journey to understand the various differences for the between two records। यहाँ पे जो रीजन है वो दो टाइप में दे रखे हैं। फर्स्ट रीजन, आइटम अपीयर इन द कैश बुक बट नॉट अपीयर इन द पासबुक। कैश बुक जो है वो कंपनी के पास होता है रिकॉर्ड करने का राइट,
जो पासबुक है उसमें जो है वो बैंक रिकॉर्ड करती है। तो क्या होता है, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो चुके हैं बट पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। अभी बता रखा आइटम अपीयर्स इन दी पासबुक, कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है, जैसे कि इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है वो बैंक आपको दे देती है, आपको पता भी नहीं चलता। बस ये है कि पता है क्या, अब अगर मैसेज आ जाए तो पता चल जाएगा, अगर बाई चांस अगर मैसेज नहीं आता उस नंबर पे तो फिर वो पता नहीं चलता। तो उस केस में क्या है, यहाँ पे तो वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो चुका है बट यहाँ पे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो इस हिसाब से ये डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब यहाँ पे बता रखा है लेट अस अंडरस्टैंड दीज रीजन। एक आइटम क्या क्या हो सकता है, आइटम नॉट अपीयर इन दी पासबुक, यानी कि कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। जैसे हमारा चल रहा है चेक इशू बाय द बिजनेस, यानी कि बिजनेस मीन्स कंपनी, कंपनी ने चेक इशू कर दिया एंटिटी, नॉट डेबिटेड बाय द बैंक। मतलब डेबिटेड यहाँ पे बाय द बैंक का मतलब है विड्रॉ, मतलब चेक इशू कर दिया मतलब यानी कि पेमेंट के लिए इशू कर दिया होता है, यहाँ पे तो रिकॉर्ड कर दिया बट यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो उस केस में हमें क्या करना है, तो इसको बराबर लाने के लिए हमें या तो हमें इसमें ऐड करना है। अब ये हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें देखेंगे कि हमें बैलेंस कौन सा अवेलेबल है। फिर यहाँ भी बता रखा हुआ है चेक डिपॉजिट, मीन्स हमने डिपॉजिट यानी कि यहाँ पे हमने अपने चीज को, ये है जो कैश बुक है वो हमने बढ़ा दिया होगा बट क्रेडिटेड बाय बैंक, यानी कि क्या है बैंक ने जो है वो क्रेडिट नहीं किया, मतलब यानी कि उसको डिपॉजिट नहीं किया, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब यहाँ के यहाँ पे प्लस नहीं किया है उसने। फिर एरर, कुछ ऐसी गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है जो एंटर इन द डेबिट साइड और क्रेडिट साइड रिजल्ट इज द डिफरेंस। फिर आइटम कुछ ऐसे हैं वही बैंक इंटरेस्ट। ये अगला है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब कभी कभी है ना बैंक जो है, हम बैंक को ना इंस्ट्रक्शन कर देते हैं कि जो भी हमारे फोन बिल होंगे, वाटर बिल, ये सब की जो भी पेमेंट है वो बैंक खुद कर दे। तो उस केस में क्या होता है, बैंक है ना वो एंट्री तो रिकॉर्ड कर देता है बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती है। The entity may give standing instruction to the bank certain regular payment like loan repayment, installment, transfer of funds, etc. This may get entered in the passbook immediately, but cash book entry may be delay. तो उस केस में हमारे ये चीज डिले हो जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस। जो बैंक इंटरेस्ट है वो हमें दे देता है लेकिन हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, यहाँ पे हमें यानी कि रिकॉर्ड नहीं करा देता। ऐसे बैंक चार्जेस का, बैंक चार्जेस में हमने इधर रिकॉर्ड किया मतलब यहाँ के माइनस कर दिया बट इधर कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी है। फिर